जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है, आपको बताना है ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। तो सर्वप्रथम बात कर लें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती, तो ABC करके आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार ध्यान रखना है, तो ABC करके ए से कौन सी भाषा हो गई, तो अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ध्यान रखना है। यहीं पर बात कर लें बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये जो है ये बिहारी हिंदी की भाषा है। बात करें ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। कौन सा, तो पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, बांगरू हो जाएगा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, ये सब क्या हो जाएंगे, तो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। पूर्वी हिंदी ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मगही किस भाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। हमने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया कि बिहारी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती, तो मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये जो है भाषा बिहारी हिंदी में हो जाएंगे। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मागधी, सौर सैनी, ब्राह्मण या फिर अर्धमागधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो सौर सैनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी, तो 1956 में। कब, तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना कब की गई थी, तो 1956 में। पूछा जाता है पहले राज्य का गठन भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था सर्वप्रथम, तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। कब, तो 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है अगला ही प्रश्न है, अभी आपको हमने बताया कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर या फिर 10 जनवरी। तो 14 सितंबर को मनाते हैं क्या, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के निर्देश या फिर संघ की राजभाषा। तो जब बात करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो 343 में। किसमें, तो 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन यहाँ पर 351 पूछा गया है, तो 351 में है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। और दोस्तों, हमने अब तक कई प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देखें। अगर आप डेली देखते हैं, डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, तो निश्चित ही आप एग्जाम में फतेह करके आएंगे। अगर आप बीच में छोड़ करके जाते हैं तो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। ध्यान रखना है, आप 1-2 नंबर से आपका जो कभी कभी ऐसा होता है कि आप असफल हो जाते हैं, तो यही कारण होता है कि आप धैर्य नहीं बनाते हैं और वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं। यही कारण आपका बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अंत तक जुड़े, पूरा ध्यान बना करके रखें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगला है
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है, पूछ लिया गया है। अयोगवाह कितने होते, तो 2 होते। कौन कौन से होते, तो अंक और आह जो होते ये अयोगवाह होते। इन्हीं को विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो विसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो अयोगवाह कितने होते, 2 होते। वर्णमाला में स्वर कितने होते, 11 होते। और व्यंजन 33, स्पर्श व्यंजन 25, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्णमाला कहते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां है। पिछले प्रैक्टिस सेशन में कई बार हमने आपको बताया है। जो लोग मतलब जो हमारे छात्र हैं वो अगर वीडियो देखे होंगे पिछला, तो वो निश्चित ही गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। तो निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, यारा, चाजा, टा, ओड़ा या फिर का खा। तो कंठ ध्वनिया में का वर्ग क्या हो जाएगा, तो का वर्ग के जो वर्ण है का खा का घा ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। किससे, तो कंठ से उच्चारित होते हैं। टाठा डाढ़ा की बात करेंगे तो ये मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। किससे, तो मूर्धन्य से। ध्यान रखना, यारा लावा ये अंतस्थ होते। चा छा जा झा, चा छा जा जा, आप चा बोलिए। तो जब आप चा बोलेंगे तो आपकी जीभ है आपके तालु को स्पर्श करेगी। जब तक आपकी जीभ आपके तालु को स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप चा नहीं बोल सकते। तो चा का उच्चारण तालु से होगा। किससे, तो चा जो है तालु से हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा। तो मूर्धन, अभी तो आपको हमने बताया कि मूर्धन कौन सा है। टा वर्ग के जो वर्ण है ये मूर्धन है। टा कहाँ पर दिया हुआ है, तो डा ढा टा ठा डा ढा। टा वर्ग में तो आते हैं डा और ढा, तो क्या हो जाएगा, मूर्धन हो जाएगा। चा छा जा झा, किससे, चा छा जा झा, तो तालु यानी तालब से। पा फा वा भा, पा बोलिए, तुरंत बोल करके देखिए, खुद ट्राई करिए। पा जब आप बोलेंगे, जब तक आपके दोनों ओष्ठ मिलेंगे नहीं तब तक आप पा नहीं बोल सकते। पा दोनों ओठ आपके मिलेंगे तभी आप पा बोल सकते। तो ये ओष्ठ से उच्चारित होंगे। का खा का घा ये सभी कंठ से उच्चारण होगा इनका। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना। उन्नति दिया हो, उन्नति है फिर उन्नति, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या, आसान है, सभी को पता होगा। सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम का आपको सही वर्तनी बताना है। दुर्गम कैसा लिखा जाएगा, तो दुर्गम लिखा जाएगा तो वी ऑप्शन लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, तो दुर्गम राइट आंसर लिखा हुआ है। 14 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। कृपा का शुद्ध वर्तनी आपको लिखना है। तो आप लोग लिखा करिए ताकि आपसे गलती ना हो। कृपा कैसा लिखा जाएगा, तो इस प्रकार लिखा जाएगा। कहां पर लिखा है, तो वी में लिखा है, तो सही उत्तर वी ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। तहसीलदार का शुद्ध वर्तनी आपको लिखना है। तो तहसीलदार जो लिखा जाएगा डी ऑप्शन में, जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। तहसीलदार कैसा लिखा जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से पूछा गया है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे, तो संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, तो संधि कहेंगे। ध्यान रखना है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। ध्यान रखना है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि जो है कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की। कितनी, तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते, फिर स्वर संधि के 5 प्रकार होते। संधि जो है 3 प्रकार की, जिसमें स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते। तो संधि कितने प्रकार, 3 प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। क्या, तो संधि जो है 3 प्रकार, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, जन संधि या फिर गुण संधि। तो कई बार हमने आपको बताया जब दीर्घ आ मिल जाए, क्या मिल जाए, दीर्घ आ का मात्रा मिल जाए, दया धनानंद हो जाएगा, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। आंख मूंदी और लगाइए दीर्घ संधि। जब भी आपको बड़ा आ का मात्रा मिल जाए, दीर्घ जिसको आप बोलते हैं, तो वहां पर आप दीर्घ संधि लगाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि में क्या होगा, तो एक अ का मात्रा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, कपीस में प्रयुक्त संधि है। देखो बड़ी ई का मात्रा मिल गया, तो हमने कहा जब दीर्घ मिल जाए तो क्या लगाएंगे, दीर्घ संधि लगाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदैव में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगा। सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी, तो सदैव, सदा धन्यव, सदा धन्यव। जब डबल जब आपको मिल जाए अ का मात्रा, क्या लगाएंगे, वृद्धि संधि लगाएंगे। क्या, तो वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि तो ऑप्शन में है नहीं, तो वृद्धि संधि किसका भाग है, स्वर संधि का भाग है, तो राइट आंसर स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर स्वर हो जाएगा। अगला है,
इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? नमस्कार, मनोहर, पवन या फिर संयोग। तो नमस्कार तो है नहीं, मनोहर विसर्ग हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, तो ये भी व्यंजन संधि में हो जाएगा। जबकि पवन पोधनम, क्या? तो पोधनन इसका संधि विच्छेद होगा, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि? तो अयाद संधि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। विसर्ग, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब आप तपोवन का संधि विच्छेद करेंगे तो तपाधन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तपाधन वन हो जाएगा। तो जब तपा हो गया यानी कि जब विसर्ग लग गया तो राइट आंसर विसर्ग संधि हो जाएगा। तो तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, राइट आंसर हो जाएगा। 23 है, निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथापि, तदाकार, तदुपरांत या फिर तत्वे। तो तथापि भी सही है, तदाकार भी सही है, तत्वे भी सही, लेकिन तदुपरांत की जो वर्तनी है तो दा में लगेगा छोटा ऊ का मात्रा। क्या लगेगा? तो तदुपरांत लिखा जाएगा, तदुपरांत नहीं तदुपरांत। तो दा में छोटा ऊ का मात्रा लगेगा तो वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। 24 हो रहे हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया कि शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका? तो शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग, और शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में, आरंभ में कह सकते हैं तो उपसर्ग का प्रयोग आरंभ में होता है। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा और बनेगा तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। 25 है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अभी आपको हमने बताया जब अंत में जुड़े तो प्रत्यय, प्रारंभ में जुड़े तो उपसर्ग। समास क्या होगा आप सभी को हम कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? ता, प्रख, आंत या फिर प्रा हो जाएगा। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रा हो जाएगा। प्रा में क्या उपसर्ग? ख्यात में क्या उपसर्ग लगा है? तो प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। 27 है, प्रत्युत्पन्नति में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युन्नति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। क्या? तो प्रत्युत्पन्नति में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखना है। कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। 28 है, गगन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का विलोम क्या करेंगे? कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? गमन का उल्टा बन जाएगा गमन। कैसे लिखा जाएगा? गमन। लेकिन जब गमन में आप आ लगा देंगे, आ उपसर्ग लगा देंगे तो आगमन हो जाएगा, तो अर्थ इसका विपरीत हो जाएगा। यानी गमन माने जाना और आगमन माने आना, तो इसका जब अर्थ विपरीत हो गया तो यहाँ पर उपसर्ग क्या लगा हुआ है? तो आ उपसर्ग लगा हुआ है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आ का उपसर्ग करेंगे, आगमन हो जाएगा। गमन का विपरीतार्थक 29 है। और सेकंड लास्ट है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में अक प्रत्यय लगता है। क्या? तो लेखक में अक प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? तो अक प्रत्यय लगेगा, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है और अंतिम है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए तो अनुज को जब आप स्त्रीवाचक बनाएंगे तो जा में आ प्रत्यय लगाएंगे, अनुजा हो जाएगा। तो क्या प्रत्यय लगेगा? आ प्रत्यय लगेगा। तो वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्न थे, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको किसी टॉपिक में समस्या है, नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट करके बताएं, निश्चित ही हम क्लियर करेंगे एक ही बार में और आपसे फिर गलती आगे नहीं होगी। तो जो भी आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, आपका जरूर निस्तारण किया जाएगा। तो आप लोग स्कोर बता करके जाएं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।